हेलो एवरीवन। आज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे विश्व बैंक रिपोर्ट और भारत में जलवायु निवेश पर। आज का हमारा यह आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर ओवर 160 to 200 मिलियन इंडियंस कुड बी एक्सपोज्ड टू लीथल हीट वेव्स एनुअली वर्ल्ड बैंक के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आतिफा के साथ। दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और हालत ये है कि अब बेमौसम बरसात और गर्मी आम बात हो गई है। आपने अक्सर ये महसूस किया ही होगा कि अब पहले की तुलना में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती है। कई अध्ययन बताते हैं कि भविष्य में इसमें और इजाफा हो सकता है और गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म लहरों या लू में कई गुना की वृद्धि हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस गर्मी से बचने के लिए लोग पंखा, कूलर, एसी आदि का सहारा लेते हैं और ठंडे पानी के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। परंतु एक तथ्य ये भी है कि ये सभी उपकरण किसी न किसी रूप में स्वस्थ पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। इसीलिए इन उपकरणों के संदर्भ में कहा जाता है कि जो उपकरण आज हमें ठंडा करते हैं वो कल देश या दुनिया को गर्म करेंगे। ऐसे में अब पर्यावरण अनुकूल उपकरणों की चर्चा जोरों पर है और भारत भी इस ओर निरंतर प्रयास कर रहा है। देश में बढ़ते तापमान को थामने के लिए कूलिंग के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने की दिशा में भारत कई जरूरतों पर काम कर रहा है और यही वजह है कि कूलिंग के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल उपकरणों के लिए भारत में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें कहा गया है कि भारत में अगले 2 दशक में कूलिंग क्षेत्र में करीब $1.6 ट्रिलियन तक निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। ये अवसर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे और इसके साथ ही इससे भारत में करीब 3.7 मिलियन रोजगार भी सृजित होने की संभावना है। तो ऐसे में हमारे लिए विश्व बैंक की इस रिपोर्ट को विस्तार से जानना जरूरी हो जाता है और इसलिए इस आर्टिकल में हम इस रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम भारत में कूलिंग क्षेत्र से जुड़े पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले कूलिंग क्षेत्र की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल गर्मी से राहत पाने के लिए दुनिया में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जैसे उपकरणों की खोज हुई। इनका इस्तेमाल घर, परिवहन के साधनों और उद्योग आदि में हो रहा है। इस तरह गर्म स्थानों को ठंडा करने की इस व्यवस्था को कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। लेकिन समय के साथ इन उपकरणों की मांग बढ़ने लगी और विशेष रूप से अब विकासशील देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कूलिंग उपकरणों की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए तेजी से कूलिंग उद्योग का विकास हुआ। इस तरह उपभोक्ता और उत्पादक क्षेत्र को सम्मिलित रूप से कूलिंग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र की वजह से एक समस्या सामने उभर कर आई। दरअसल ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग उपकरण वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये उत्सर्जन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले एक हिस्से के रूप में जिम्मेदार हैं। इसमें निम्न स्तर के उपकरण हाई ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली रेफ्रिजरेंट गैसों की रिसाव दर वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भारी वृद्धि कर रही हैं। दरअसल ये उपकरण हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उत्पादन करते हैं और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए अब दुनिया ग्रीन कूलिंग सॉल्यूशन की ओर बढ़ रही है। देशों की सरकारें अब उद्योग, सार्वजनिक संस्थानों और नागरिक समाज के बीच ग्रीन कूलिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही हैं। इन ग्रीन कूलिंग टेक्नोलॉजीज को पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है। इस तरह तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के बीच स्थानों को ठंडा रखने वाले विकल्पों के रूप में न्यू टेक्नोलॉजीज की मांग बढ़ रही है। तो चलिए अब इसके बाद विश्व बैंक द्वारा हालिया रिपोर्ट को जान लेते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल भारत किगाली समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। इसलिए भारत ने साल 2047 तक एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में कूलेंट्स यानी शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि किगाली समझौते का मकसद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में कटौती कर उसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है। लेकिन विश्व बैंक द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में भारत में कूलिंग उपकरणों की मांग बढ़ेगी।
भारत में हर 15 सेकंड में एक नए एयर कंडीशनर की मांग होगी। इससे अगले 2 दशकों में वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में करीब 435% की वृद्धि होने की आशंका है। इसलिए इसमें सुझाव दिया गया है कि भारत को अधिक ऊर्जा कुशल साधनों की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इससे CO2 उत्सर्जन के स्तर में अपेक्षित कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कूलिंग क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर बढ़ेंगे और इससे साल 2040 तक करीब $1.6 ट्रिलियन निवेश के अवसर खुल सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। भारत में इस निवेश की वजह से करीब 3.7 मिलियन नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। हालांकि इसमें इस बात का भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में करीब 34 मिलियन लोग गर्मी के कारण तनाव और उत्पादकता में गिरावट की वजह से अपनी नौकरी खो सकते हैं। रिपोर्ट में 3 प्रमुख क्षेत्रों यानी कि भवन निर्माण, कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेंट में नए निवेश की बात कही गई है। ये कोल्ड चेन वितरण नेटवर्क में अंतराल को ठीक करने की सिफारिश करती है। इससे उच्च तापमान के कारण परिवहन के दौरान बढ़ती खाद्य सामग्री और दवा की बर्बादी कम हो सकेगी। इसमें कहा गया है कि प्री कूलिंग और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट में निवेश करने से खाद्य सामग्री के नुकसान को करीब 76% कम करने और कार्बन उत्सर्जन को 16% तक कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इसमें भारत के इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019 की सराहना भी की गई है। इसके साथ ही इसमें कूलिंग क्षेत्र में सरकारी निवेश के अवसरों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का मकसद पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक लाभों को हासिल करने के लिए कार्यों के बीच तालमेल करना है। इसके साथ ही कूलिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का मुख्य उद्देश्य 2037 से 2038 तक देश भर में कूलिंग मांग को 25% तक कम करना है। अब इस सब के बाद विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के संदर्भ में ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि भारत के समक्ष इस मामले में क्या चुनौतियां हैं। तो बेशक ये रिपोर्ट भारत के संदर्भ में कुछ सीमाओं के साथ सकारात्मकता दिखाती है, निवेश के संदर्भ में बड़े सपने भी दिखाती है, लेकिन इस निवेश को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या आर्थिक स्तर पर उतनी सक्षम नहीं है जितनी होनी चाहिए। भारत के मध्य वर्ग में अभी भी सस्ती और किफायती वस्तुओं की मांग है। ऐसे में नई कूलिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित उपकरण जैसे फ्रिज, AC आदि महंगे होंगे, और अगर भारत में महंगे उपकरणों की मांग कम होगी तो निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने से कतराएंगे। इसके साथ ही इस निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में अवसंरचनात्मक सुधार की अभी से आवश्यकता है। एक चुनौती ये भी है कि भारत में जमीनी स्तर पर नीतिगत डेटा का अभाव है, इसलिए मांग और आपूर्ति अंतराल को वास्तविक रूप में समझना थोड़ी टेढ़ी खीर है। तो इसके बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो असल में कूलिंग मानव स्वास्थ्य और उत्पादकता से भी सीधे जुड़ी हुई है। सतत विकास के लक्ष्यों से कूलिंग के सीधे संबंध को भी स्वीकारा जा चुका है। अलग अलग क्षेत्र में इसकी प्रकृति और आर्थिक विकास में इसके योगदान ने इसे अर्थव्यवस्था की जरूरत बना दिया है। ऐसे में नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी आदतों में ऐसे उपकरणों को शामिल करें जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके अलावा सरकार को भी इस ओर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो जमीनी स्तर पर नीतिगत डेटा तैयार करे। इसके अलावा सरकार का अभी से ऐसा माहौल बनाने पर जोर होना चाहिए कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके और इसके अलावा पर्यावरण को भी बचाया जा सके। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, 2040 तक भारत में जलवायु निवेश के अवसर में वृद्धि होने की उम्मीद क्यों है? विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा कीजिए।